हलाला की भी कहानी एक अलीगढ़ से जुड़ी हुई है। और मैंने जब अपना कैरियर शुरू किया था 1989 में, बहैसियत जर्नलिस्ट में प्रिंट में था, तो मेरी पहली हेडलाइन खबर थी। और मेरे ऑफिस के लोगों ने कहा, पुष्पिन तुमने इसको चेक कर लिया? मैंने कहा चेक नहीं किया, मेरे पड़ोस में रहते हैं। प्रोफेसर साहब, नाम मत पूछिएगा, ये थोड़ा सा उनका बेटा हमारा दोस्त है। प्रोफेसर साहब थे, एक लड़के को रिसर्च करा रहे थे, ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के हैं और साइंस केमिस्ट्री में प्रोफेसर थे। और दूसरी बात बता दूं, मैं जमात इस्लामी के थे। तो जमात इस्लामी वालों के पास तो अल्लाह ज़्यादा पास होता है ना, बाकियों के पास तो होता नहीं है, क्योंकि उनके पास परमिट मिला होता है उन्हें, तो वो जल्दी बात कर लेते हैं। हमारी बात तो होती नहीं, आपकी बात तो होगी नहीं। उन्होंने अपने रिसर्च स्कॉलर, हम जब यूनिवर्सिटी में थे तो हम देखते थे रिसर्च स्कॉलर बेचारा एक ही काम करता है कि जब उसका सुपरवाइज़र सुबह घर से चलता है तो उसकी साइकिल निकाल के बाहर खड़ी कर देता है। हमारे दौर में तो यही होता था, शायद बदल गया हो। और जब वो यूनिवर्सिटी में अपने डिपार्टमेंट पहुंचता था तो साइकिल ले लेता था, वो अपनी पैर हटाते थे और फिर साइकिल जाके स्टैंड पे खड़ी कर देता था। मैं कहा ये रिसर्च अच्छी है। ये ऐसे होता था, अमूमन यही अंदाज होता था। उसमें आप ये भी कह सकते हैं कि एक उसका डिवोशन भी होता था अपने सुपरवाइज़र के प्रति। उसको ये भी मत लीजिए कि कोई बड़ा बुरा काम है, लेकिन उसका एक एटीट्यूड होता था। उनके अंडर में एक साहब रिसर्च कर रहे थे। अब रिसर्च उस ज़माने में पैसे वैसे भी बड़े मुश्किल से मिलते थे कि इसमें करेंगे तो मिलेगी, उसमें करेंगे तो नहीं मिलेगी। फ़कत ये हुआ कि साहब वो रिसर्च स्कॉलर को एक लड़की से इश्क हो गया, अपने साथ वाली से। अब रिसर्च करने वाले लड़के की इतनी तो उम्र होती है कि उसे इश्क होना जायज़ है भाई उसका। लेकिन ये भी हम तमाम सारे कॉलेज वालों की एक बड़ी अजीब टेंडेंसी है कि कॉलेज में इश्क तो हो जाता है और बड़ा परवान चढ़ता है। खैर वक्त ये हुआ कि वो रिसर्च स्कॉलर साहब जो थे, उनको एक लड़की से इश्क हो गया। उन्होंने कहा तुम मेरे जो सुपरवाइज़र हैं यही तुम्हारी रिसर्च पूरी करा देंगे, तुम भी एडमिशन ले लो। उससे क्या बढ़िया बात थी, उन्होंने उसी सुपरवाइज़र के अंडर में रिसर्च करना शुरू कर दी। अब दोनों के लिए आसानी हो गई थी। लेकिन अब क्योंकि वो ज़्यादा नज़दीक थे, लिहाजा रिसर्च से टाइम ही नहीं मिलता था पर्ची भिजवाने का अंदर, तो अब वो मामला आगे बढ़ गया और उसके बाद शादी हो गई उन लोगों की। अब शादी हो गई तो सवाल ये हुआ कि भाई कमाए कहाँ से, क्योंकि वो जो स्कॉलरशिप थी उससे तो बात बनती नहीं थी। और शादी होने के बाद यूनिवर्सिटी के कैंपस में आप रह नहीं सकते थे, क्योंकि हॉस्टल में आपको जगह नहीं मिलेगी। तो कुल मिलाकर के वो पैसे की किल्लत और कुछ चीज़ों की झगड़ा जब शुरू हुआ, तो प्रोफेसर साहब ने ये राय दी अपने स्टूडेंट को कि यार तुम ये क्या तुमने मुसीबत पाल ली है भाई, ये रोज़ रोज़ तुम आते नहीं हो, फलाना नहीं होते, ढिमाका नहीं होते, ये बड़ी चिड़चिड़ चलती रही। ये सब मेरी आंखों देखा किस्सा है, मैं स्टूडेंट था उस वक्त। उन्होंने कहा तुम इसको तलाक दे दो। अब वो लड़का बेचारा बड़ा घबराया। उन्होंने कहा यार अगर इसकी बात नहीं मानी तो रिसर्च गई मेरे हाथ से। खैर वो 2-3 महीने बाद वो तलाक दे दिया। अब जब तलाक दे दिया तो प्रोफेसर साहब बड़े समझदार आदमी थे, ये तो बाद में पता चला। उस वक्त तो वो नमाजी थे भाई, लंबी चौड़ी दाढ़ी थी, टखनों तक उनका कोई पजामा रहता था, 24 घंटे शेरवानी में रहते थे, लगता थे अल्लाह के अलावा कोई दूसरी बात ही नहीं करते। अब जब उसे तलाक वलाक दे दिया भाई मेरे, तो कुछ दिन बाद वो पता चला कि उन्होंने लड़के से कहा कि भाई अब तुम क्या करोगे भाई, कि नहीं साहब देखिए ऐसा है, गलती हो गई, फलाना हो गया, ढिमाका हो गया। 1-2-3 महीने के बाद उन्होंने कहा कि तुम शादी कर लो दोबारा से। यानी आप ही ने पहली एडवाइस की और दूसरी भी एडवाइस आप ही ने की। अब उसने कहा कि साहब मैं तो तैयार हूँ सर, ज़रा आप उससे कहें, समझाएं। उसको समझाया, वो तैयार हो गई। जब वो तैयार हो गई तो कुरान शरीफ बीच में आ गया। उन्होंने कहा इसमें तो लिखा है कि लड़की अगर तलाक देगी या दोनों के बीच में तलाक हो जाएगा तो उसके बाद अगर दोनों रजामंद हों और दोबारा से शादी करना चाहें तो इस्लाम ये कहता है कि इस लड़की को किसी गैर मर्द से शादी करनी होगी और फिर उसके साथ वो रहेगी और उस मर्जी से रहेगी कि वो जिससे शादी की है वो उसे 1 हफ्ते में छोड़े, 6 महीने में छोड़े, 6 साल में छोड़े। तो भाई ये तरीक़ा है, उसके साथ उसको शादी। तो अब इन्होंने कहा क्या शॉर्टकट तरीक़ा है, इससे बदनामी ना हो। तो केमिस्ट्री के प्रोफेसर बड़े समझदार थे, बोले ऐसा है घर की बात घर में रहेगी, मैं शादी कर लेता हूँ। नहीं अभी तो क्लाइमेक्स आई नहीं। नो इज ए रियल टाइम स्टोरी, इट्स नॉट फिल्म निकाह। ये निकाह फिल्म नहीं है। उन्होंने शादी कर ली। अब वो लड़का के छोड़ दो इसको, बोले नहीं छोड़ूंगा। आप यकीन मानिए
वो लड़का अलीगढ़ में है, हमारे दोस्त बताते हैं पुष्पेन, कभी पत्तों को गिनता है, कभी दीवार को गिनता है, पागल हो गया। और उन साहब ने उस लड़की से शादी करके उसे लीगल तलाक नहीं दिया, तो वो बेचारी कहीं जा नहीं सकती। दोनों बीवियां उनकी, एक गुजर गई, अब दूसरी है, और वो वहीं रह रहे हैं। ये पढ़े लिखे मुसलमान के बारे में बता रहा हूँ, जो प्रोफेसर था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का। तो मेरा कहना ये है कि आप बहस करें, खूब जम के करें। अगर इस देश में रामायण सीरियल का स्क्रिप्ट राही मासूम रज़ा लिख सकते हैं, और रामायण को और महाभारत को घर घर पहुंचाकर एक एवरेज, मैं भी उसी का मारा हुआ हूँ। उसी रामायण जो सीरियल था, उसी से मुझे पता चला कि भीम कौन थे और भगवान राम कौन थे। मुझे नहीं पता था, क्योंकि वहाँ तो था ही नहीं। हमारे घर से मस्जिद की दीवार लगी हुई थी, और हमारी माँ अक्सर कहती थी कि तुम कहाँ भाग जाते हो, मैं जाके नमाज़ पढ़ने भाग जाता था जैसे ही टाइम होता था। तो हमारी ज़िंदगी तो वो गुजरी। लेकिन कुल मिलाकर के जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप डिबेट करें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हनुमान जी भी पर्वत कहाँ से लाए थे। यार क्या बकवास कर रहे हो यार, इसको ऐसे होता है कोई एक बंदर पर्वत उठा के ले आएगा। ये तो लोग बड़ी सफाई से कहते हैं। लेकिन ये नहीं पूछा किसी ने कि अतातुर पहाड़ी पे मूसा क्या करने जाते थे। वो कहते थे मैं अल्लाह मियाँ से बात करने जा रहा हूँ। अल्लाह मियाँ से बात करने के लिए हज़रत मूसा अतातुर पहाड़ी पे जाते थे और वापस आते थे। मेरे इस्लामिक स्टडीज़ के प्रोफेसर एमेरिटस अभी जीवित हैं, मैं उनसे पढ़ के आया हूँ। उन्होंने कहा पुष्पेन, मूसा ने कहा कि 280 बार नमाज का हुक्म हुआ है। वो आए अपनी रियासत में आके बताने लगे कि अल्लाह ने फरमाया कि 280 बार नमाज पढ़नी है। तो लोगों ने कहा कि कैसे पढ़ेंगे, अगर हम सुबह नमाज में चले गए तो 280 बार का मतलब है हम उठ ही नहीं पाएंगे, सजदे में ही रहेंगे हम। तो उनका अल्लाह से सिफारिश कीजिए कुछ कम कर दें। तो फिर मूसा जाते थे। तो अब अगर मैं उसको ह्यूमर में ये कह दूं कि उस वक्त भी मूसा साहब बगैर मोबाइल के बात कर रहे थे। अब मूसा साहब बात कर रहे थे, मूसा साहब अपनी आके कहानी सुना देते थे, और फिर कहा करते करते वो 5 वक्त की नमाज रह गई। नमाज पढ़ें। और हिंदुस्तान में नमाज का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? ये संस्कृत का शब्द है, किसी को अपने सामने, उसके सामने सरेंडर कर देना, ये संस्कृत का शब्द है। पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में नमाज को सलाह कहते हैं। आई एम राइट? यस। लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस देश की संस्कृति में शक्कर और चीनी की तरह घोलने के बाद भी जब लोग ये कहते हैं कि अब 7 नहीं हम 17 करोड़ हो गए, अब अलग मुल्क बन जाना चाहिए, तो इस हिंदुस्तान के हिंदुओं को गुस्सा आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? इस गुस्से का कोई इलाज है कि नहीं है? और आतंकवाद के बारे में 2 लाइन कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ भी आतंकवाद हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है, मेजॉरिटी आतंकवाद सक्सेसफुल होता है, माइनॉरिटी आतंकवाद सक्सेसफुल नहीं होता। अगर पंजाब में आतंकवाद सक्सेसफुल हुआ था इसलिए कि वहाँ मेजॉरिटी सिखों की थी। अगर कश्मीर में आतंकवाद रोज़ सक्सेसफुल होता है तो इसलिए कि वहाँ मुसलमानों की वो है। लेकिन अगर इस देश के उन लोगों को जो 800 साल गुलाम रहे, जिनके बारे में कहा जाता है ये कावड़ हैं, ये कायर लोग हैं, ये बेहया लोग हैं, कुछ भी कर लो हिंदू रिएक्ट नहीं करता। लेकिन माफ़ कीजिएगा, अगर आप दीवार पे जा कर के उसको टिका देंगे, अगर आप उसको बैक टू द वॉल करेंगे, तो 2012 में जो बर्मा में हुआ है वो हिंदुस्तान में ना हो जाए। इस डर के साथ अपने साथियों को समझाइए कि इस्लाम का प्रचार करें, मोहम्मद साहब का प्रचार करें, लेकिन खुदा के वास्ते इस हिंदुस्तान की मेजॉरिटी को उस दूर तक मत धकेलिए कि वो रिएक्ट करना शुरू कर दे। और ये रिएक्शन के बाद फिर न कोई जैसे मोहम्मद होगा, ना हरकुल अंसार होगा, ना दुख्तरान मिल्लत होगी, फिर अल्लाह जाने क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।